हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक सीरीज शुरू की है। उस सीरीज के अंदर हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्लास +1 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया था। उस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उसके 65 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन 66 से शुरू करेंगे। अभी अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जाके चैनल पे देख सकते हो, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी उसको देख सकते हो। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिलेशन। हमें बताया गया है, हमें पूछ रहे हैं कि हम बोहर का रेडियस जो है वो किस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो रेडियस का रिलेशनशिप है बोहर मॉडल के लिए वो है R इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z। ये जो होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियस के लिए। यहाँ पे जो है वो हमारे पास साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई होता है हमारे पास ओमस्ट्रॉम। ये सारा आंसर रेडियस जो है वो ओमस्ट्रॉम में आता है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो सारे जो है वो नैनोमीटर में गिवन है, ओमस्ट्रॉम में नहीं है। तो 1 ओमस्ट्रॉम जो है वो हमारे पास 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है, और 1 नैनोमीटर जो है वो हमारे पास 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो इसका एक पॉइंट और बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.053 इंटू एन स्क्वायर नैनोमीटर। तो 0.053 एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। 0.53 जो है वो ओमस्ट्रॉम में होता है, उसको नैनोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.053 हो जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। पहले बोहर रेडियस का जो है वो पहले ऑर्बिट का जो है वो रेडियस पूछ रहे हैं। तो वो रेडियस का फॉर्मूला अभी बताया, वो होता है 0.53 इंटू एन का स्क्वायर ओमस्ट्रॉम। क्योंकि फर्स्ट के लिए पूछ रहे हैं तो एन की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 0.53 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0.53 ओमस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारे आंसर्स जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, माइक्रोमीटर में गिवन है, नैनोमीटर में या फिर पिकोमीटर में। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 53.0 पिकोमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके बिल्कुल क्लोज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 67 के लिए हमारा आंसर होगा 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर में आएगा, ना कि माइक्रोमीटर में, ना ही नैनोमीटर में, ना ही सेंटीमीटर में। जब हम ओमस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास जो आंसर है वो 53 लगा लो या 52.9, अप्रोक्सीमेटली 53 ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हमें रेशियो पूछ रहा है रेडियस की सेकंड के लिए और थर्ड ऑर्बिट के लिए, और हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो पूछी जा रही है वो सेकंड एंड थर्ड की पूछी जा रही है। तो R2 जो रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एन का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और थर्ड के लिए जो है वो 9 आ जाएगा। सेकंड रेशियो थर्ड पूछ रहे हैं तो हमारे पास 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 4:9। क्योंकि रेडियस जो है वो एन के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। सेकंड ऑर्डर इसको आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड के लिए एन की वैल्यू 2 होगी, एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4। थर्ड के लिए एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 होगी, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 4:9 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि सेकंड एंड थर्ड की पूछी जा रही है इसलिए 4 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा। ऑप्शन डी गलती से नहीं लगाना है। अगर थर्ड की सेकंड से रेशियो पूछी होती तो हमारा आंसर 9:4 होता, लेकिन हमसे सेकंड टू थर्ड पूछी गई है इसलिए आंसर जो है वो 4:9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -E। थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो -E के साथ गिवन है यहाँ पे। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी ये हमें बतानी है। तो एनर्जी का रिलेशन हमारे पास होता है E इज इक्वल टू होता है हमारे पास -13.6 डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। यहाँ पे पहले हमें थर्ड की जो गिवन है, थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो हमें गिवन है -E इज इक्वल टू -13.6, एन की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। -E इज इक्वल टू किसके है, -13.6 डिवाइडेड बाय 9। ये रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड के लिए जो है वो एनर्जी की वैल्यू -E है।
अगर हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट के लिए जो है वो n की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, विच मीन्स कि फर्स्ट के लिए जो आ गई वो -13.6 ही आ गई। तो ये -13.6 की जगह पे हम E1 रख सकते हैं। ये हमारे पहले इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी, डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू -E। 9 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -9 इंटू ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -9 इंटू ई, -9 इंटू ई। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 69 के लिए आंसर होगा हमारा डी। कैसे आया? हमें एनर्जी का रिलेशन पता है, एनर्जी इज इक्वल टू होती है -13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। हमें थर्ड ऑर्बिट की -E दी हुई थी, तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी हमने -E रख ली और n की वैल्यू हमने 3 पुट की, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया। और पहले शेल के लिए अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी और उसकी एनर्जी -13.6 आ जाएगी, जो कि E1 होगा। पहले ऑर्बिट की एनर्जी, इसको -13.6 को E1 से रिप्लेस कर दिया, 9 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले की जो एनर्जी आ गई वो आ गई हमारे पास -9 इंटू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन अटोमिक ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा डिपेंड अपॉन। जो एनर्जी है वो किस बात पे डिपेंड करती है? एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, ये तो सारी चीज कांस्टेंट है, वो सिर्फ n स्क्वायर पे डिपेंड करती है। एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है n स्क्वायर के, और n क्या है? n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। एनर्जी जो है वो सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करती है, n जो है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी अकम्पेंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन से प्रोसेस में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी? जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर निकाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा, प्रोटॉन से अलग किया जाएगा, उस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए हमें एनर्जी नहीं चाहिए, वो खुद ही एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। सेपरेटिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम अ प्रोटॉन, इसके लिए भी हमें एनर्जी नहीं चाहिए। रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, अगर हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉन को अलग करना है प्रोटॉन से, तो इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 71 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72, with the increasing principal quantum number the energy difference between the adjacent energy level atom is। जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि हमें पता है कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है n के। जैसे जैसे n बढ़ेगा, जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी E की वैल्यू वैसे कम होगी, क्योंकि उल्टा रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो 72 के लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट होती है तो उस प्रोसेस को हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट में स्प्लिट होती है तो उसको जीमन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होती है तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ये दोनों इफेक्ट्स को आपको याद रखना है कि अगर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस इफेक्ट को हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। अगर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होती है तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। दोनों इफेक्ट्स के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नोट्स में आप इसको लिख लो कि जो आपका जब हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट होती है तो उसको हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं, और जब स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिट होती है तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पे बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेटल विच गिव्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट इजिली। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको जो ऐसे एटम्स जिनका साइज बड़ा होता है, अगर साइज बड़ा होगा तो जैसे जैसे हमें पता है हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है। नंबर ऑफ जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे एनर्जी जो है वो कम होती चले जाएगी। इसलिए हम न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होंगे उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा उतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बहुत आसानी से मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही क्या होता है? जब किसी मेटल पे कोई रेडिएशन डाली जाती है तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं जंप करके, उस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो कौन सी मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से देगी? जिसका साइज बड़ा होगा।
जिसका जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से उतना ज्यादा दूर होगा और उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें से इन चारों में से हमें बेसिकली यही देखना है कि जिसका सबसे बड़ा साइज होगा वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, सीजियम। सीजियम का साइज सबसे बड़ा इन चारों में से, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ये रीजन क्या है? क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है, जितना साइज बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, मतलब कि एन की वैल्यू बढ़ जाती है, और जितनी एन की वैल्यू बढ़ेगी उतनी एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम द सर्फेस starts only when the light incident upon the surface has a certain minimum। जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम उस पर जो लाइट डालते हैं उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो। तो ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जंप करने के लिए, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू। तो जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इसीलिए जो है वो अगर हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन ही डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से जंप कर पाएगा। अगर वो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगी कि वो वहां से जंप कर सके, तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप नहीं करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के बाहर आने का जो प्रोसेस है, वो उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, According to photoelectric effect, the kinetic energy of the ejected electron is directly proportional to। अब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है? तो काइनेटिक एनर्जी इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा थी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ पे नहीं डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 676 के लिए ऑप्शन जो है वो सी होगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हमारे पास जितनी रेडिएशन हमने उस पर डाली, एनर्जी ऑफ रेडिएशन की एनर्जी, जो भी हमें एनर्जी को हम E इज इक्वल टू एच लिखते हैं, जो रेडिएशन हमने डाली उसकी एनर्जी कितनी थी, इसमें से माइनस करना है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है? टोटल एनर्जी, जो रेडिएशन हमने डाली उस रेडिएशन के पास जितनी एनर्जी थी उसमें से माइनस करते हैं जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो रेडिएशन की एनर्जी में से हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस करनी होती है, और जो एनर्जी बच जाती है वही एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, वही जो है वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में हेल्प करती है। तो जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा स्पीड से जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर हर यूनिट टाइम डिपेंड अपॉन। ये अब पूछ रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब कि जितने ज्यादा अमाउंट में हम उस पर लाइट डालेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आएंगे। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, If the threshold frequency of a metal for a photoelectric effect is V नोट, अगर threshold frequency जो है वो उसकी V नोट है, then which of the following will not happen? तो इसमें से क्या नहीं हो सकता? If the frequency of the incident radiation is V नोट, the kinetic energy of electron emitted is 0। ये बोल रहे हैं कि अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो V नोट है और जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी V नोट है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 होगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि वो होता है एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दोनों में से दोनों माइनस हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। अगर हमारी जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, अगर दोनों वी नोट हो तो दोनों एनर्जी सेम बन जाती है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी नहीं बचती। सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग जाती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता ही जो है वो रुक जाता है, मूव नहीं करता है। तो
अगर हमारी रेडिएशन जो हम रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होती है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज v, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल बी hv माइनस hv नॉट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा ही होता है, दोनों एनर्जीज का डिफरेंस होता है, वही जो है वो काइनेटिक एनर्जी बनता है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज केप्ट same at v but intensity increase, the number of the electron ejection will be increase। अगर हम फ्रीक्वेंसी को सेम रखें और इंटेंसिटी बढ़ाते रहें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी वही बिल्कुल सही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें गलत वाली बतानी थी तो अब डी ऑप्शन बता, वही गलत भी होगा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज फर्दर इंक्रीज, द नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल इंक्रीज। बोल रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा दें तो क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे? नहीं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे, वो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड ही नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हम डालेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास। द ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन बाय प्रपोज्ड बाय, जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन है ये जो है वो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, हमें ये बतानी है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं और वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। सभी की जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सभी की वेलोसिटी, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी सेम होती है और वो इक्वल टू होती है स्पीड ऑफ लाइट के। सेकंड है हमारे पास मैटर वेव्स जनरली हैव वेलोसिटीज लेस देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो मैटर वेव्स होती है उनकी वेलोसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखो तो वो 2.9 × 10⁶ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि कम होती है एज कम्पेयर टू हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो मैटर वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। ये स्टेटमेंट भी सही है। मैटर वेव्स आर एमिटेड बाय द मटेरियल पार्टिकल्स, ये गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी इसके लिए सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ही बतानी है। मैटर वेव्स जो है वो मैटर पार्टिकल नहीं निकालते, बट मटेरियल पार्टिकल्स के साथ साथ जो है वो मैटर वेव चलती जरूर है। नेक्स्ट था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट मैटर वेव्स आर नॉट, जो हमारी रेडिएशंस होती है वो जो है वो उनके साथ साथ इनमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, लेकिन मैटर वेव्स के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए ऑप्शन सी जो है वो गलत था। मैटर वेव्स जो है वो मटेरियल पार्टिकल से नहीं निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डी ब्रोगली रिलेशनशिप, इसमें से बताना है कि डी ब्रोगली रिलेशनशिप कौन सा है। डी ब्रोगली ने कौन सा रिलेशन दिया था, उसने लैम्डा का रिलेशन दिया था। लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/mv, ये डी ब्रोगली का रिलेशन है। यहाँ हमें इसमें से देखना है कि कौन से वाला है। यहाँ पे mv/hc/लैम्डा ये नहीं है इसका रिलेशन। mv तो ये वाला बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूं, अगर mv को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा mv इज इक्वल टू h/लैम्डा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यही यहाँ पे भी लिखा है mv इज इक्वल टू h/लैम्डा। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डी ब्रोगली रिलेशनशिप, बताना है कि नीचे दिए गए में से कौन सा रिलेशन डी ब्रोगली के लिए जो है वो गलत है, सही नहीं है। तो फर्स्ट है हमारे पास h इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पी। अगर हम यहाँ पे देखें mv क्या होता है, mv इज इक्वल टू पी होता है। अगर p को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड में हमें बोला h/mv इज इक्वल टू लैम्डा इंटू m, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर m को ले जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू m इज इक्वल टू h/v। h/v लैम्डा इंटू m, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड में हमें काइनेटिक एनर्जी बोला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hv/2 लैम्डा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा 82 के लिए। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल टू 2hv/लैम्डा होती है।
तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो गलत है, ऐसा रिलेशन जो है वो नहीं होता डी ब्रोगली में कोई भी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट ऑल हैव द इक्वल वेलोसिटीज। अगर सभी की वेलोसिटीज जो है वो इक्वल हो तो इसमें से किसकी जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। और हमें पता है कि जो लैम्डा है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक मास और वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी तो फिक्स है, सभी की सेम है, तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा मास के। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी जो लैम्डा होगी वो कम होगी, उतनी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पूछ रहे हैं कि किसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका मास सबसे छोटा होगा। जिसका मास सबसे छोटा होगा उसका जो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो सबसे बड़ी आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 44। सबसे कम मास जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ही होता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। 83 के लिए सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इनका मास तो बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन का मास भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो सबसे कम मास हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो सबसे बड़ी आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84, an electron travel with the velocity of v meter per second. For a proton to have the same de Broglie wavelength, the velocity will be approximately, अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, अगर एक प्रोटॉन जिसके पास सेम वेवलेंथ होगी तो उसका जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। अगर हमें बोला जा रहा है कि दोनों का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इक्वल है, मतलब कि अगर मैं लैम्डा इज वेवलेंथ होती है हमारे पास h/mv। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं, इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी h/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं प्रोटॉन के लिए लिखूं तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगी हमारे पास h/मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अगर दोनों को इक्वल रखना है क्योंकि दोनों की वेवलेंथ जो है वो इक्वल है, तो लैम्डा इज h/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h/मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। एच कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो गया मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो ये रिलेशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे पास कंपैरिजन होता है, जो हमारे पास इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो प्रोटॉन से काफी छोटा होता है। तो इसके लिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है वो 1840 टाइम्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मास। तो इनकी रेशियो जो है वो इक्वल टू आ जाएगी 1/1840 और साथ में मल्टीप्लाई होगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेशियो होती है मास ऑफ प्रोटॉन के साथ, ये होती है 1/1840। जो हमारा प्रोटॉन होता है वो 1840 गुना ज्यादा भारी होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल इज। डी ब्रोगली की वेवलेंथ जो होती है वो किसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो डी ब्रोगली की जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है। उसका फॉर्मूला क्या था, बहुत बार लिख चुका हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। और mv क्या होता है, p होता है। तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा मोमेंटम के। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट एग्जैक्ट सिमुलटेनियसली मेजरमेंट ऑफ। तो उसने क्या बोला था, क्या दो चीजें नहीं एक साथ मेजर की जा सकती। तो हाइजेनबर्ग ने बोला था किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ सेम टाइम पे जो है वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता हो सकती। या तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं या फिर हम उसका एग्जैक्ट मोमेंटम बता सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें एक ही टाइम पे नहीं बता सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 के लिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, इफ अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इन पोजीशन
इज अलोंग एक्स एक्सिस देन द अनसर्टेनिटी डेल्टा पी इन मोमेंटम अलोंग। अगर एरर जो है वो पोजीशन का एक्स एक्सिस में है तो हमारे पास मोमेंटम का एरर भी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा, तो ये ऑप्शन ए के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द अनसर्टेनिटी फाउंड फ्रॉम द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच इंटू 4 पाई। तो ये जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम इतना एरर तो आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा एरर भी हो सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये मिनिमम वैल्यू होती है एरर की, तो इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरर। इससे बड़ा एरर हो सकता है लेकिन कम से कम इतना एरर तो आएगा ही आएगा जब हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास when applied the uncertainty principle the significance in case of। तो किस केस में इसको जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग ट्रेन का मास बहुत बड़ा होता है, क्रिकेट बॉल का मास भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल का साइज इतना बड़ा नहीं होता, उस पर हम लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 के लिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अगर बोल रहे हैं कि हमने जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही बताई है, उसमें एरर बिल्कुल भी नहीं आया, तो मोमेंटम का एरर कितना हो जाएगा, तो मोमेंटम का एरर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम एक चीज को बिल्कुल सही बता रहे हैं तो दूसरी चीज बताने के चांसेस जो है वो इनफाइनाइटली रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास रिलेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। बोल रहे हैं कि अगर डेल्टा एक्स जो है वो जीरो हो जाए, हमें निकालना क्या है, हमें डेल्टा पी निकालना है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा एच ओवर 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स जीरो है, मतलब कि एरर इसमें बिल्कुल जीरो है, तो ये हो जाएगा एच ओवर 4 पाई इंटू जीरो। और अगर जीरो नीचे आता तो ये इनफाइनाइट बन जाता है, तो एरर इन मोमेंटम जो है फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि जो पोजीशन में एरर है वो जीरो है, तो हमारा मोमेंटम में एरर जो है वो इनफाइनाइटली ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा हिट्स ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन देन द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स पोजीशन विल बी। तो वो कितनी हो जाएगी, वो इक्वल टू लैम्डा हो जाएगी। ऑप्शन सी के लिए राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास वेव मॉडल पे क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास। द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड अपॉन। तो वेव मैकेनिकल मॉडल है वो किस किस बातों पे था, वो डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ डेवन नेचर पे था, हाइजेनबर्ग पे था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे था, और तो ये सभी पे डिपेंड करता था, सभी को मिला जुला के जो है वो वेव मैकेनिकल मॉडल बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास द करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद ई एज अ टोटल एनर्जी एंड वी एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बतानी है, तो वो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो होती है हमारे पास डी स्क्वायर जाई ओवर एक्स, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी जाई इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट रिलेशन है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज। जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 90 to 95% होती है, 100% नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो थोड़ी 100% से कम ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज अप्रोक्सीमेटली 90 to 95%। नेक्स्ट है हमारे पास द वेव फंक्शन जाई इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट। जो जाई है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, तो जाई जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है हमारे पास जाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे जाई स्क्वायर पूछा होता कि जो जाई स्क्वायर है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को, उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सिर्फ जाई पूछा हुआ है, तो जाई जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम नंबर से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके 3 क्वांटम नंबर आए थे। बेसिकली हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके 3 ही आए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों के तीनों जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए थे, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो वेव इक्वेशन से नहीं आया, इसको बाद में डिस्कवर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 97 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, द मैग्नेटिक नंबर विच स्पेसिफाइज द लोकेशन एज वेल एज एनर्जी। ऐसा क्वांटम नंबर जो हमें लोकेशन भी बताता है और एनर्जी भी बताता है, तो वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 98 के लिए ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें किसी इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक लोकेशन और उसकी एनर्जी भी जो है वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन। जो एनर्जी है वो किस बात पे डिपेंड करती है? तो एनर्जी जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं n+l रूल के साथ। n+l की वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी उसकी एनर्जी कम होती है। तो ये डिपेंड दो चीजों पे करती है, n और l पे। n क्या है? n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इन ए मल्टी एटम डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 99 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर और हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सम के ऊपर डिपेंड करती है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन। जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला होता है √L × L+1। ये हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर का जो है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबशेल इन nth क्वांटम नंबर आर। इलेक्ट्रॉनिक सबशेल जो है वो n के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जितने हमारे पास, जितनी n की वैल्यू होगी उतनी हमारे पास सबशेल्स होंगे। अगर ये आपको निकालने का तरीका भी है, लेकिन अभी आप शॉर्टकट याद कर रख सकते हो इसको कि नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होते हैं वो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास n²। तो 102 का बी आंसर होगा। अगर हमें ऑर्बिटल्स बताने हैं तो वो n के स्क्वायर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन द nth शेल। ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, nth में पूछा गया था, तो यहाँ पे जो है वो नीचे n होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो इसकी स्टेटमेंट गलत है क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द फिफ्थ एनर्जी लेवल। फिफ्थ एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल्स पूछने, और ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या था? ऑर्बिटल्स जो है वो n के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो n यहाँ पे कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी मेन एनर्जी लेवल इज। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस बात पे डिपेंड, कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 2 × n का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। 105 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर हमें शेल्स बताना है कि कितने होंगे तो वो n पे डिपेंड करती है। अगर हमें ऑर्बिटल्स बताना है तो वो n² होते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो वो 2n² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन अकोमोडेट इन द 7th प्रिंसिपल शेल। 7th प्रिंसिपल शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो बता रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। तो 7th के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले हमें इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला था 2n²। n कितना है? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे 49। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो 106 के लिए ऑप्शन नंबर 98 जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 107, क्वेश्चन नंबर 107, टू गिव अ डेजिग्नेशन ऑफ एन ऑर्बिटल वी नीड। हमें ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल एंड प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। तो हमें ये चारों चाहिए होते हैं। तो 107 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डेजिग्नेशन ऑफ ए सबशेल विद n = 4 एंड l = 3। l की वैल्यूज हमें याद रखनी है। अगर l की वैल्यू 0 होती है तो s ऑर्बिटल होता है, 1 होता है तो p होता है, 2 होता है तो हमारे पास d होता है, 3 होता है तो हमारे पास g होता है। तो यहाँ पे क्या है? 4, ये आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाएगी। l की वैल्यू 3 कब होती है? जब वो s p d f, तो 3f के लिए होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। L = 3 जो है वो F को रिप्रेजेंट करेगी, F सबशेल। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 108 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, 4f। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
2p ऑर्बिटल्स है, जो हमारा 2p ऑर्बिटल है उसके पास n और l की वैल्यूज बतानी है कि क्या क्या होगा। 2 तो बता ही रहा है कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास 2 है। p से हमें पता लग रहा है p क्या होता है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो p के लिए l की वैल्यू 1, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 3, अगर l की वैल्यू 3 है तो उसमें कौन कौन से जो है l इज इक्वल टू 3 के लिए जो सब शेल होता है वो पी एफ होता है, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा। 110 के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो आज हमारे 110 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके हम ऑलरेडी जो है वो 110 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 111 क्वेश्चन नंबर से। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है वो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर टॉपिक क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 हमें क्या कह रहा है। स्टेटमेंट है हमारे पास, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सीजियम इज, हमें सीजियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है, मतलब कि हमें m की वैल्यू बतानी है सीजियम के लिए। सीजियम क्या होता है, सीजियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 55। इससे पहले हमारे पास एक जिनोन आती है, जिनोन जिसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है 54। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर करेगा 55, वो करेगा 6s1 के अंदर। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी सीजियम के लिए वो होती है 6s1, और यहाँ पे n की वैल्यू होगी 6। मैं सभी वैल्यूज लिख देता हूँ, लेकिन हमसे पूछी सिर्फ m की ही वैल्यू हुई है। और l की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्योंकि s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 0 होती है, और m की वैल्यू l जब 0 होता है तो m की वैल्यू भी जो है वो 0 होती है, और m की वैल्यू ही हमसे पूछी जा रही थी, तो इसके लिए m की वैल्यू होगी 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट है। 111 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी 0 जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन। हमें क्लोरीन के अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए सभी 4 के 4 क्वांटम नंबर्स की जो है वो वैल्यू बतानी है। जो हमारा क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 17। तो इसकी जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है वो होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2, 4, 10, 12, 12, 5, 17। तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला जो है वो अनपेड रह गया। अनपेड के लिए ही हमसे जो है वो वैल्यू पूछी जा रही थी। तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, 3 के अंदर है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 3। उसके बाद p है, p के लिए l की वैल्यू क्या आती है, l इज इक्वल टू 0 होता है हमारा s के लिए, l इज इक्वल टू 1 होता है हमारा p के लिए। तो यहाँ पे p है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो इसके लिए m की वैल्यूज क्या क्या होती है, -1, 0 एंड +1। और इसके साथ ही हमारा जो s हो जाएगा वो या तो हाफ प्लस हाफ हो सकता है या फिर माइनस हाफ हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी जो है वो हमारे s की वैल्यू हो सकती है। अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। n इज इक्वल टू 2 नहीं है, हमारे पास n इज इक्वल टू 3 आएगा। तो पहले 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे l की वैल्यू 0 है। l की वैल्यू 0 कब होती है, जब s ऑर्बिटल होता है, लेकिन हमारे पास p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 1 होगी। तो ऑप्शन सी ही इसके लिए राइट ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट है 113, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटिबल। परमिटिबल मतलब कि पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम कैसे देखते हैं, हमें देखना होता है n की वैल्यू। तो हमारे पास 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम जो चेक करते हैं वो l की वैल्यू से चेक करते हैं। जो l की वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाती है, मतलब कि l की वैल्यू जो है वो 0 से लेके n से एक छोटी होती है। उसके बाद जो m की वैल्यू होती है वो -l से लेके +l तक जो है वो जाती है।
तो हमें देखना है यहाँ पे इसमें से कौन सा रूल यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो फर्स्ट वाले में n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू भी 3 ही दे रखी है, और हमें पता है कि जो l की वैल्यू होती है वो हमेशा n से एक छोटी होती है, मतलब कि इसके लिए 0 भी पॉसिबल था, 1 भी पॉसिबल था और 2 भी पॉसिबल था, लेकिन 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l जो है वो कभी की n के बराबर नहीं हो सकता, इससे हमेशा एक छोटा रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, ये वाला जो है वो परमिसिबल नहीं है। बाकी सब में देखिए l की वैल्यू जो है वो n से छोटी ही गिवन है, तो बाकी सारे जो है परमिसिबल होंगे, लेकिन पहले वाला परमिसिबल नहीं है, क्योंकि n और l की वैल्यू दोनों की सेम नहीं हो सकती है। l हमेशा एक छोटा होना चाहिए हमारे n से। नेक्स्ट है 114, 114 क्वेश्चन। द z component of the angular momentum of an electron in atomic orbital is given by। z component जो है वो एंगुलर मोमेंटम का वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा दिया जाता है। तो 114 के लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। जेड कंपोनेंट पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन का किस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है 115 क्वेश्चन। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है L इज इक्वल टू होता है हमारा रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू H ओवर 2 ये हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ये देख लेते हैं कहाँ पे लिखा होता है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू H ओवर 2 तो 115 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116। टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। दो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मिलने वाले उनको कैसे अलग कर सकते हैं। हमारे पास एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो कि हमें ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मिलने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स के पास चारों के चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन के पास 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो है वो हमेशा वेरी करता है। मतलब कि अगर किसी ऑर्बिटल में मान लो कि ऐसा कोई ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू सेम हो सकती है। इनके लिए वैल्यू सेम होगी, लेकिन s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, या एक की प्लस हाफ होगी और दूसरे की जो है वो माइनस हाफ होगी। तो हम दो इलेक्ट्रॉन्स को किसी ऑर्बिटल के अंदर इन तीनों क्वांटम नंबर के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन हम स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की अलग अलग होती है। तो इसका ऑप्शन होगा स्पिन क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं हो सकती एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर। एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उन दोनों के पास जो है वो अलग अलग स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। एक के पास प्लस हाफ होगी और एक के पास माइनस हाफ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 117 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इज इक्वल टू, हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें जो है वो सबशेल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने। तो इसको आप पहले आप करके मैं आपको एक रिलेशन बना के दिखाता हूं। अगर हमारे पास S है, S के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 होते हैं। अगर हमारे पास P है, P के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, P के पास हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और S के लिए जो L की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और P के लिए जो L की वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर हम D में चले तो D के लिए L की वैल्यू 2 हो जाती है, और इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने होते हैं, सॉरी इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, इसके अंदर ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम कर ले 2l प्लस 1, यहाँ पे l की वैल्यू 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। l जब 0 था तो एक ही ऑर्बिटल आएगा। अगर l की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास 2 इंटू 1 1 1 प्लस 1 सॉरी 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। तो हमारे पास P में भी 3 ही है। अगर हम L की वैल्यू को 2 पुट कर दे, 2 इंटू 2 प्लस 1 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5, तो ये हमारे पास 5 ही होते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल।
अगर सब शेल के अंदर हमें ऑर्बिटल्स बताने हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2l+1। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, 2l+1। अगर हमें किसी सब शेल के अंदर, अगर मेन शेल के अंदर पूछा होता, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल पूछा होता तो हमारे पास ऑप्शन ए होता है n का स्क्वायर। अगर शेल के अंदर पूछा होता है तो मेन एनर्जी शेल के अंदर पूछा हो तो n स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास सब शेल के अंदर पूछा गया तो वो हमारे पास 2l+1 होता है। वो मैंने करके दिखाया कि ये जो है वो सब पे सेटिस्फाइड होता है। तो 2l+1 जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देता है किसी सब शेल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास 118 क्वेश्चन। The maximum number of 4f electrons having the spin quantum number is -12। बोल रहे हैं कि 4f के अंदर मैक्सिमम इतने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो -12 हो। हमें f के बारे में पता है कि f के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। f के अंदर हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। मैक्सिमम कब होगा, जब ये सारे भरे हों। इन सभी की जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -12 लगा लो या +12 लगा लो। इन सभी की 1 2 3 4 5 6 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी जो है वो सेम स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, +12 लगा लो या -12। वाले भी हमारे पास है जो होंगे वो 7 होंगे, और +12 वाले भी हमारे पास जो है वो दोनों 7 होंगे। -12 वाले भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होंगे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। मैक्सिमम हम 4f के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं जिनके पास सेम क्वांटम नंबर की वैल्यू हो, -12 लगा लो या +12 लगा लो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n is equal to 4, the energies of its subshell are in the order। हमें n is equal to 4 के लिए एनर्जीज का ऑर्डर लिखना है कि क्या होगा। मतलब कि ये पूछ रहे हैं फॉर n is equal to 4 के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल होगा। हमारे पास n is equal to 4 के लिए हमारे पास 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। हमें बताना है कि किसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है। एनर्जीज का ऑर्डर बताना है। वो हम कैसे देखते हैं, वो हम चेक करते हैं n+l के लिए। तो अगर हम इसको देखें तो l की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो s के लिए जो होगा वो होगा 4+0 इज इक्वल टू 4। अगर हम p के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा 4+1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट अगर हम d के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4+2 इज इक्वल टू 6। f के लिए जाएंगे तो f के लिए हो जाएगा 4+3 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास जितनी इनकी वैल्यू कम होती है, n+l की वैल्यू जितनी कम होती है उतना हमारी जो है वो एनर्जीज कम होती है। तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम एनर्जी होगी s की, उसके बाद p की, उसके बाद d की और उसके बाद हमारे पास f की, SPDF। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 119 के लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग केस द डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट। डीजेनरेसी का मतलब होता है ऑर्बिटल्स का अलग अलग हो जाना, स्प्लिट हो जाना। और हमें पता है कि s के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसके अंदर डीजेनरेसी का कोई चांस ही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। बाकी p में भी डीजेनरेसी होती है, 3 में डिवाइड हो जाता है। डी में भी डीजेनरेसी होती है, 5 में डिवाइड होता है। एफ में भी जो है वो डीजेनरेसी होती है, वो 7 में डिवाइड हो जाता है। और आगे 7 एनर्जी लेवल्स बनते हैं। एफ के केस में यहाँ 5 बनते हैं, यहाँ 3 बनते हैं, लेकिन एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो वो डीजेनरेसी नहीं होती है। तो 120 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है द n+l रूल। n+l वैल्यू ऑफ 3D एनर्जी लेवल इज। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, d के लिए जो हमारे पास l की वैल्यू होती है SPD 0 1 2, तो l की वैल्यू 2 होगी। 3+2 5, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। 121 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास 122 क्वेश्चन। द पॉसिबल सबशेल इन n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या क्या पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 3 के लिए मतलब कि l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d। तो SPD जो है वो सब कुछ पॉसिबल है, f पॉसिबल नहीं होगा। तो SPD ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट होगा 122 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123।
द correct expression derived for the energy of an electron in the nth energy level of the hydrogen atom। हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा। तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो माइनस में होता है, पहले वाला तो जो है वो प्लस में गिवन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारे पास अब 3 ऑप्शंस बचते हैं जिनमें से होगा तो एनर्जी का एक्सप्रेशन में नीचे n का स्क्वायर होता है, तो ये वाला भी नहीं होता। तो 2 बचे हैं, अब हमें इन दोनों में से बताना है। और जो हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है उसमें चार्ज की पावर 4 होती है, लेकिन यहाँ पे चार्ज की पावर 2 है, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। 123 के लिए जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है -2π² m⁴ डिवाइडेड बाय n² h²। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 124। द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4p। हमें जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब कि एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है l। p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो 124 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट गिवन बिलो। जो इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज है वो हमें गिवन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। हमें बताना है कि वो कौन सा एटम होगा। अगर n = 2 है, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, हमारे पास वैल्यूज है n = 2, l = 0, m = 0 एंड s = ½ तो ये हमारे पास क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है। n 2 है मतलब कि ये 2 होगा, l 0 मतलब कि ये s होगा, तो ये 2s है। यहाँ से पता लग रहा है कि उसमें सिर्फ एक ही है, तो ये 2s1 है। इससे पहले क्या रहा होगा, इसके पहले रहा होगा 1s2। तो 2 + 1 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो ये कौन सा एटम है, ये हमारे पास है लिथियम एटम। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 के लिए आंसर होगा हमारा ए, लिथियम। नेक्स्ट है हमारा 126 क्वेश्चन। How many electrons in a given atom can have the following set of quantum numbers। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम के अंदर जिसके पास ये वाले क्वांटम नंबर्स की जो है वो वैल्यूज होगी। क्योंकि स्पिन जो है वो हमारे पास -½ दिया और उसके बाद हमें बोला गया कि m की वैल्यू भी फिक्स कर दी, m की वैल्यू +2 वाला। तो m की वैल्यू के लिए m की वैल्यू +2 सिर्फ एक ही ऑर्बिटल के लिए होगी। और आगे उन्होंने बोल दिया कि उसकी स्पिन भी -½ होनी चाहिए। और एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसकी स्पिन जो होगी वो -½ होगी। तो 126 के लिए आंसर हमारा ए होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि m की वैल्यू देने से उन्होंने ऑर्बिटल जो है वो फिक्स कर दिया। m = +2 जो है वो, अगर मैं करके दिखाऊं, ये वैसे d को रिप्रेजेंट कर रहा है। +2 +1 0 -1 -2 टोटल 5 ऑर्बिटल बनते हैं। और हर के लिए जो है वो एक एक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। +2 के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक +½ के साथ, एक -½ के साथ। उन्होंने बोला था कि उसकी स्पिन भी जो है वो -½ है। तो ऐसा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए सही होगा। अगर ये एस वाली चीज ना दी होती, सिर्फ इतना दिया होता, तो हमारा आंसर होता 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे उसमें उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव n = 3, l = 2 और m = -1। अब देखो इन्होंने s की वैल्यू जो है वो नहीं दी है। अब इन्होंने क्या किया, n की वैल्यू दे दी, l की वैल्यू दे दी और m की वैल्यू को फिक्स कर दिया। अब ऐसा सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा जिसके पास m = -1 होगा। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए भी सही होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसमें स्पिन की बात नहीं की। अगर इसमें एक स्पिन दे देते कि उसकी ½ है कि -½ है तो 1 आता, लेकिन यहाँ पे स्पिन नहीं दिया, तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128। इफ द क्वांटम नंबर फॉर द 5th इलेक्ट्रॉन इन एन कार्बन एटम आर 2 1 1 and +½ देन फॉर द 6th इलेक्ट्रॉन दीज वैल्यूज वुड बी। बोल रहे हैं कि 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए ये है और 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, कार्बन के केस में। कार्बन का क्या होता है, कार्बन में हमारे पास 1s2 2s2 और 2p
कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। उसके पास हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 1s2 2s2 2p2। तो हमारा पास जो है 2p में 2 है, यहाँ पे हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे हमारे पास 6वां इलेक्ट्रॉन आया। तो 6वें इलेक्ट्रॉन भी जो है वो 2p में ही एंटर किया। तो n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है और m की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि ये दूसरे में चला गया तो ये 0 होगी m की वैल्यू, और s की वैल्यू जो है वो प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। तो इसके लिए 2 यहाँ पे 1 पॉसिबल नहीं, सॉरी हमें 2p में बताना है, और l के लिए जो है वो 1 की वैल्यू, p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए 128 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट मेक सेंस। कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल नहीं है। 3d पॉसिबल है, 5p भी पॉसिबल है, 7s भी पॉसिबल है, लेकिन 3f पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 3 है और f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो भी 3 है, और n जो है वो कभी भी l के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 129 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। 3f जो है वो कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन हैव n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 कब होता है, जब हमारा ऑर्बिटल s p d होता है। d के लिए जो है ये l की वैल्यू 2 होती है, और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 5 इंटू 2 करेंगे 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं l इज इक्वल टू 2 के लिए। तो 130 के लिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये l इज इक्वल टू 2 जो है वो d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और d में टोटल 5 होते हैं, और 5 हर में 2 जाएंगे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 131 विच शेल वुड बी द फर्स्ट टू हैव अ जी सब शेल। सबसे पहले कौन सी ऐसी n की वैल्यू होगी जिसके लिए g जो है वो पॉसिबल है। तो हमारे पास है s p d f g, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और l की वैल्यू जो है वो n से हमेशा एक छोटी होती है, तो कम से कम 5 होना चाहिए, n की वैल्यू कम से कम 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट होगा 131 के लिए, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि जो है वो g तभी पॉसिबल है जब l की वैल्यू 4 होती है, और हमें पता है कि l जो है वो हमेशा n से एक छोटा, कम से कम एक छोटा तो होता ही होता है। तो अगर n 5 होगा तभी l की वैल्यू जो है वो 4 पॉसिबल है। इन्होंने सबसे पहला पूछा था, वैसे 4 को छोड़ के बाकी सबके लिए होगा, 5 के लिए भी होगा, 6 के लिए भी होगा, 7 के लिए भी होगा, लेकिन उन्होंने फर्स्ट पूछा था तो पहली बार जी जो है वो 5th पे ही जाके आएगा, उसके बाद 6th पे भी आएगा, 7th पे भी आएगा, लेकिन फर्स्ट का पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन जो है वो 5th आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 132 इफ द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम इज नॉट पॉसिबल। बोल रहे हैं कि अगर l की वैल्यू जो है वो 2 है तो इनमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है m के लिए। m की वैल्यू जो है वो -l से लेके +l तक जाती है, मतलब कि यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो -2 से लेके +2 तक जाएगी, तो 3 जो है वो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि -2 से +2 तक के बीच की वैल्यूज रहेंगी। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ m हैज 7 वैल्यूज देन द एजिमुथल क्वांटम नंबर विल बी। m की वैल्यू 7, m7 जो होते हैं वो हमारे पास f में होते हैं, और f जो है वो f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 3 होती है। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। हमसे बोल रहे हैं कि m की वैल्यू 7 है, m की वैल्यू 7 मतलब कि ये f सब शेल की बात कर रहे हैं, और f सब शेल के लिए जो हमारे पास l की वैल्यू होती है वो 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पे l की वैल्यू 3 आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 134 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s p एंड d। इन तीनों में मिला के जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s में 2 आएंगे, p में जो है वो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और d में हमारे पास जो है वो 10 आते हैं। तो 2 6 10, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। 134 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं इसके साथ ही। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल।
एन ऑर्बिटल विद एल इज इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिकल अबाउट, जो एल इज इक्वल टू 0 होता है वो हमारे एस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा एस सबशेल होता है वो सिमेट्रिकल होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो 135 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि वो गोल होता है और वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो सिमेट्रिकल होता है। द शेप ऑफ द ऑर्बिटल विद एल इज इक्वल टू 0, सॉरी एल इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1 हमारे पी सबशेल के लिए होता है, और पी सबशेल की जो शेप होती है वो डम्बल शेप होती है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा, 136 के लिए ऑप्शन नंबर बी डम्बल शेप। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द जेड एक्सिस। पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा है वो जेड एक्सिस के अराउंड जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। तो पी जेड भी होता है, डी जेड स्क्वायर भी होता है, और एस भी होता है। हमारा रह गया एक्स जेड, ये वाला सिमेट्रिकल नहीं होता है एक्स जेड एक्सिस के, ये दोनों एक्सिस के बीच में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है, तो वो हमारा होगा पी जेड, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में बतानी थी, तो पी जेड इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 139, द फिगर गिवन बिलो इज रिप्रेजेंट द शेप ऑफ, ये किसकी शेप को बता रहा है, ये हमारा जो है ये डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की वैल्यू को दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। ये शेप जो है वो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की होती है, एक्सिस के ऊपर होती है ये वाला डंबल। तो 139 के लिए जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 140, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज अपीयरेंस लाइक अ बेबी सूथर। तो बेबी सूथर जैसी शेप जो होती है वो हमारी डी जेड स्क्वायर की होती है। तो ऑप्शन नंबर 140, सॉरी क्वेश्चन नंबर 140 के लिए ऑप्शन जो है वो डी वाला सही होगा। इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल द साइन ऑफ लोब्स इंडिकेट, जो है वो लोब्स के साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं साइन ऑफ वेव फंक्शन। तो 141 का हमारा ऑप्शन होगा सी, साइन ऑफ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास, द नंबर ऑफ नोड्स इन द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू, जो नंबर ऑफ शेप्स होती हैं एस के अंदर वो एन से एक कम होती है, तो n-1 इसका फॉर्मूला होता है। 142 का हमारा ऑप्शन होगा सी, द नंबर ऑफ नोड्स इन द एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के लिए जो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होती है, मतलब कि n-1। उसके बाद है द नंबर ऑफ नोड्स इन द 4d ऑर्बिटल। 4d ऑर्बिटल में हमें बतानी है, तो 4d ऑर्बिटल के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स होंगी, d के लिए जो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं वो होती है n-2, n-3 होता है नंबर ऑफ नोड्स। अगर हम डी के लिए निकालना चाहते हैं तो वो होती है हमारे पास n-3। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, 4-3 करेंगे तो 1 आएगा। 143 का हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी है। हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स का अगर s की निकालते हैं तो वो n-1 होता है, अगर हम p की निकालते हैं तो वो n-2 होता है, अगर हम d की निकालते हैं तो n-3 होता है, अगर हम f की निकालते हैं तो वो n-4 होता है। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल्स। हमें बतानी है कि नंबर ऑफ नोड्स की शेप कैसी है, तो उनमें जो है वो एक स्फेरिकल होता है और एक प्लेनर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 144 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डू नॉट एग्जिस्ट। इसमें से कौन सा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डी एक्स स्क्र वाई स्क्र एग्जिस्ट करता है, लेकिन डी एक्स स्क्र जेड स्क्र एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ 2s इज। तो इसके पास कितना मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है 2s के पास, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन है 2, तो इसके लिए 2 ही होती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास द डी ऑर्बिटल हुज 4 लोब्स लाइज अलोंग द एक्सिस के अलोंग लाई करती है, तो वो होती है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्सिस के ऊपर होती है सिर्फ इसी की, और एक जेड स्क्र की होती है वो सिर्फ हमारे जेड एक्सिस के ऊपर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स हैविंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल द 3 एक्सिस। ऐसा ऑर्बिटल जिसकी तीनों के 3 डायरेक्शन में होती है, तो वो होता है हमारे पास 3d जेड स्क्र
तो 148 के लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 149, Which of the following statement is incorrect regarding the probability of finding electron in the px orbital? It is 0 at the nucleus। ये न्यूक्लियस में जो है वो 0 है, न्यूक्लियस में जो है वो 0 है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 ऑन द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस पे 0 है। इट इज सेम ऑन ऑल द साइड्स अराउंड द न्यूक्लियस, चारों तरफ जो है वो सेम, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो यही वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी क्योंकि इसका एक डम्बल शेप होती है, तो ये किसी एक एक्सिस की तरफ जो है वो ज्यादा होगी। पी एक्स की बात करें तो वो पी एक्स की तरफ ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि सभी तरफ जो है वो सेम होगी, क्योंकि सभी तरफ सेम जो है वो हमारे एस में होती है, लेकिन पी में जो है वो डायरेक्शनल बिहेवियर होता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। आज के लिए बस इतने, इसके साथ हमारे जो है वो 149 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी जो है 149 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे रूल्स ऑफ फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड होंगे कि हम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल्स को कैसे कैसे फिल करते हैं, उसके लिए क्या क्या रूल्स काम करते हैं। क्वेश्चंस की हेल्प के साथ साथ हम साथ में कंसेप्ट भी समझेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है एनर्जीज का, ऑर्बिटल्स की। हमें इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में जो है वो एनर्जीज इंक्रीज हो रही हैं ऑर्बिटल्स की। और जो एनर्जी का एनर्जी हमें कैसे पता लगता है, एनर्जी हम चेक करते हैं n+l रूल की हेल्प से, जहां पे n जो है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और जो l होता है वो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। इसकी वैल्यू जितनी छोटी आएगी, जितनी इसकी एनर्जी मिनिमम आएगी, उतनी ही हमारी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, और जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उतनी ही हमारी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। मतलब कि अगर n+l की वैल्यू छोटी है तो एनर्जी कम होगी, अगर n+l की वैल्यू ज्यादा है तो हमारे पास ऑर्बिटल की एनर्जी भी जो है वो ज्यादा होगी। तो चेक कर लेते हैं। 3s, n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो मतलब कि ये 3 है। ऐसे ही आगे 3p की चेक करेंगे। 3p में p की वैल्यू 1 होती है तो 3+1 4, d में जो है वो l की वैल्यू 2 होती है तो 3+2 5, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू 4+0 4, तो 4 पहले आएगा, यहाँ पे 5 बन रहा था। अगर हम 3d करेंगे, 3d के लिए जब हम चेक करेंगे तो इसके लिए 3+2 जो कि हमें देगा 5, और जब हम 4s के लिए ट्राई करेंगे तो वो होगा 4+0, मतलब कि 4 की वैल्यू छोटी है, इसीलिए जो है वो इसकी एनर्जी भी जो है वो कम होगी। मतलब कि पहले 4s आएगा, उसके बाद जो है वो हमारा 3d आएगा। तो मतलब कि फर्स्ट जो है वो गलत है, फर्स्ट ऑर्डर जो है वो हमारे पास सही नहीं है। इंक्रीजिंग एनर्जी में बताना था लेकिन 3d पहले लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में 3s 3p 4s 4p 3d को 4p के भी बाद लिखा हुआ है। जब हमारे पास यहाँ पे अगर हम 4p की निकालेंगे, अगर 4p पे n+l रूल लगाएंगे तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू आएगी 5। अगर हम 3d पे लगाएंगे तो उसके लिए भी जो है वैल्यू आएगी 5। जब ऐसा केस आ जाए कि दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए, तो अब हम ये चेक करते हैं कि किसके लिए n की वैल्यू छोटी है। अगर n+l की दो वैल्यू सेम आ जाएं तो हमें ये चेक करना होता है कि n की वैल्यू छोटी किसकी है। यहाँ पे n की वैल्यू छोटी कौन सी है, 3, मतलब कि इसकी एनर्जी कम होगी। तो मतलब कि पहले 4s, फिर हमारे पास 3d और बाद में जो है वो 4p आएगा। पहले 4s फिर 3d फिर 4p आएगा। तो मतलब कि ये वाला जो है ये भी गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद 3s 3p 4s 3d 4p, पहले 4s फिर 3d फिर 4p, ये ऑर्डर जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। 150 के लिए आंसर होगा हमारा 150। 3s और 3p में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए थे। इसका चेक करना था, पहले हमारा 4s आता है, फिर 3d आता है, फिर हमारा 4p आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 151,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ग्राउंड स्टेट ओनली हुंस रूल इज वॉयलेट। हमें बताना है कि कौन सी में हुंस रूल जो है वो वॉयलेट हो रहा है। हुंस रूल होता क्या है? हुंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है, वो हमें कहता है कि जब तक हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते तब तक पेयरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। हुंस रूल कहता है कि पेयरिंग तभी पॉसिबल होगी जब हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा। जब तीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल पी की बात करें, पी ऑर्बिटल में जब तक तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक जो है वो यहाँ पे पेयर नहीं हो सकता। तो हमारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकते हम कि यहाँ पे दो रखा के यहाँ पे पेयर कर दे, तो ये जो है वो गलत है। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सी ऑप्शन में जो है वो यहाँ पे पेयरिंग होगी है। पहले वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन थर्ड वाला ऑर्बिटल जो है वो खाली है, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता हुंस रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। हुंस रूल ये कहता है कि पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 152। इन अफबाउस प्रिंसिपल द वर्ड अफबाउ, ये हमें क्या बताता है? रिप्रेजेंट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल। नहीं, ये जो है वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इट इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स द बिल्डिंग अप। तो यह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो 152 का बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 153। हुंस रूल डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। तो जो हमारा हुंस रूल है वो किसके साथ डील करता है? इन अ प्रिंसिपल शेल, डिफरेंट सब शेल्स, ऑर्बिटल्स विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जो हमारा हुंस रूल है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए जो है वो वर्क करता है। जैसे कि वो कहता है कि पी, ये जो पी के तीनों ऑर्बिटल्स हैं इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। पी के अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। ऐसे ही जब हम डी का बनाएंगे तो उसके अंदर 5 जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सारे के सारे पांचों के पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हुंस रूल जो है वो इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जो है वो बात करता है। तो वो डील करता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये जो है वो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें पर्टिकुलर शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे के सारे डीजेनरेट होते हैं। मतलब कि 3 वाले सभी एनर्जी सेम होंगी, 4 वाले की सबकी एनर्जी सेम होगी। तो इसके लिए ऑप्शन जो सी है वो राइट होगा 154 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 155। कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px2। तो बताना है कि ये कौन से रूल को गलत कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाली है वो 2px की 2 है। मतलब कि जो p के ऑर्बिटल्स हैं 3, उसमें पहले बारे ऑर्बिटल में ही 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है। x वाले ये जो होता है ये px होता है, ये हमारा py होता है और ये हमारा pz होता है। यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो px में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये जो है वो हुंस रूल को वॉयलेट कर रहा है। हुंस रूल कहता है कि पेयरिंग नहीं पॉसिबल जब तक कि इलेक्ट्रॉन सभी में सिंगल नहीं जाते। तो ये हमारे किस रूल को वॉयलेट कर रहा है? ये हमारे हुंस रूल को वॉयलेट कर रहा है। हुंस रूल कहता है कि पेयरिंग पॉसिबल नहीं है जब तक कि सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, लेकिन इसमें जो है वो पेयर हो गए हैं। हमें कैसे पता लगा कि पेयर हो गए? क्योंकि यहाँ पे px लिखा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन px में है। जो हमारे p के ऑर्बिटल्स होते हैं वो px, py एंड pz होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 156। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है? 1s2 पॉसिबल है, 2d जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ये जो है वो क्योंकि हमारे पास d के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 2 होती है और l की वैल्यू हमेशा जो है वो n से एक छोटी होती है। तो यहाँ पे n भी 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू भी 2 है और l की वैल्यू भी 2 है, और जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। n और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। जो हमारा l होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेके n-1 तक होती है। मतलब कि l की वैल्यू जो है वो हमेशा n से एक छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे n भी 2 है और l भी 2 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। 156 के लिए बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी स्टेबल। इसमें से कौन सी जो है वो अरेंजमेंट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो हमें बताना है। यहाँ पे है हमारे पास 3d, 6 और 4s जो है वो खाली पड़ा है। 3d में 5 है और s में हमारे पास 1 है। यहाँ पे भी 3d में 5 है और s में 1 है। यहाँ पे s ये जो है वो स्टेबल नहीं होगी, ये भी स्टेबल नहीं होगी। बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस b और c।
ये दोनों की दोनों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल्स होंगी। लेकिन जब सभी की स्पिन सेम होगी, जैसे इसमें सबकी स्पिन सेम है, तो ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू इसके। तो हमारा 157 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, तो यहाँ पे सभी में हाफ फील्ड है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। डी के भी 5 के 5 फील्ड है और एस के भी 5, एस का भी जो है वो एक आया हुआ है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे पास क्रोमियम की होती है। क्रोमियम के पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, तो इसीलिए हमारे पास जो है ये वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 158। Krypton 36 has the electronic configuration as follows this. The next 37th electron will go into the subshell. Next जो हमारे पास 37th इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, वो हमारा जाएगा 5s में जाएगा हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। इन लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57th इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू। जो लैंथेनम होता है वो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो इसका जो 57th इलेक्ट्रॉन है वो हमारा डी ब्लॉक में जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। लेकिन अगर हम अफवाह प्रिंसिपल देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसको 4f में जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है इसीलिए जो हमारा लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 जो है वो डी ब्लॉक में आता है, और डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा डी ऑर्बिटल में जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 160। इन द एनर्जी लेवल सीक्वेंस फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन 4f लाइज बिटवीन। जो हमारा 4f होता है वो हमारा 6s, उसके बाद हमारा 4f आता है और उसके बाद हमारा 5d आता है, तो ये सीक्वेंस होता है हमारे पास। तो 4f जो है वो 6s एंड 5d के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 161। द अफवाह प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट द न्यू इलेक्ट्रॉन विल एंटर एन ऑर्बिट फॉर विच n हैज लोअर वैल्यू, l हैज लोअर वैल्यू, n प्लस l हैज मैक्सिमम वैल्यू, n प्लस l हैज मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू में जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो 161 के लिए डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 162। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द क्रोमियम इज। क्रोमियम जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d5 4s1 3d5 4s1, तो इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। अगर हम वैसे देखते तो इसकी नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो 3d4 4s2 होनी चाहिए, लेकिन हमें जैसा कि पता है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो ना करके इसको फॉलो करता है। इसमें जो है वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो है वो हाफ फील्ड हो जाते हैं, जिसके कारण स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जो क्रोमियम की जो ग्राउंड स्टेट है वो 3d5 4s1 है। नेक्स्ट है हमारे पास 163। द आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पैलेडियम Z इज इक्वल टू 46। एटॉमिक नंबर जो है वो हमें 46 गिवन है इसका, हमें जो है वो इसकी आउटर शेल की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो हमें जो है वो पैलेडियम के आउटर की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसके पहले हमारे पास क्रिप्टन आएगी 36 पे, तो उसके बाद हमारे पास आता है 5s और उसके बाद हमारे पास आएगा 4d। क्रिप्टन जो है वो 36 होती है, हमें हमारे पास 46 है, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा है, तो बेसिकली हमारे पास ये होनी चाहिए 2 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, लेकिन ये इस कॉन्फ़िगरेशन को शो नहीं करता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है इसके। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 5s0 4d 10। इसको फुली फिल्ड बनाने के लिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल को फुली फिल्ड बनाने के लिए ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाते हैं, जो कि एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है हमारे पैलेडियम का। तो पैलेडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगी 5s0 4d 10। बेसिकली आप गलती से ये लगा सकते हो, क्योंकि अगर हम सिस्टमेटिकली देखें तो यही होना चाहिए, लेकिन पैलेडियम जो है वो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, क्योंकि इसका जो है वो दो इलेक्ट्रॉन और अगर इसको मिल जाते तो ये फुली फिल्ड हो जाता है, और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए एस के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जंप कर जाते हैं और उसको फुली फिल्ड बना देते हैं, जिसके कारण वो स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो ये आपको याद रखना है कि पैलेडियम जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर को शो करते हुए 5s0 और 4d 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 164।
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिल्वर एटम इन द ग्राउंड स्टेट। हमें सिल्वर एटम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ग्राउंड स्टेट में। तो हमारे पास जो सिल्वर होता है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर हमारे पास 47 होता है। पैलेडियम का जो अगला एलिमेंट होता है वो 47 होता है, और ये भी जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5s2 और 5s2 एंड 4d9। तो लेकिन अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा, जिसके कारण यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 5s1 4d10। फुली फिल्ड को ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए जो है वो डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस से निकल के डी में आ जाता है। तो इसकी जो सिल्वर की ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, सिल्वर के आउटर इलेक्ट्रॉन्स की आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है सिल्वर की। सिल्वर का एटॉमिक नंबर हमारे पास 47 होता है। तो ये होगा हमारे पास 5s1 3d10। तो 164 के लिए सी ऑप्शन राइट है। जो हमारा सिल्वर है वो भी एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, साथ के साथ हमारा पैलेडियम भी जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज इनकरेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले में ही 1s2 2s2 और 2px में 2 है, 2py में भी 2 है, लेकिन pz में कोई भी नहीं है, जो कि हुंस रूल को वॉयलेट कर रहा है। हुंस रूल कहती है कि पहले सभी में सिंगल सिंगल आएगा, बाद में पेयरिंग होनी शुरू होगी, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, यहाँ पे पेयरिंग हो भी गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 165 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गलत है, हुंस रूल को वॉयलेट कर रही है ये कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन की जो है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। पहले वाली में यहाँ पे px2 हो गया, पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है, हुंस रूल को वॉयलेट कर रहा है। इसमें जो है वो हमारे पास 1s2 2s2 px में 1 py में 1 और pz में 1 3 5 5 + 2 7। तो 166 का बी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। इसमें भी जो है वो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये पूरा फिल नहीं हुआ, पहले से ही यहाँ पे चला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें भी 2s पहले पूरा फिल नहीं हुआ, आगे इलेक्ट्रॉन चला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है 161 इन मैग्नीज एटम जिंक। मैग्नीज उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है। इन इट्स ग्राउंड स्टेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉपुलेटेड बाय वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज। तो हमें इसमें ये बताना है कि जो मैग्नीज है उसमें कितने ऐसे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम इसकी पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, तो 1s2 2s2 पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप आसानी से ऑर्बिटल्स को काउंट कर सको। तो ये 3d2 3s2 3p6, उसके बाद आता है 4s2 और 3d5। ये होती है मैग्नीज की। 2 4 10 12 18 20 और 25। तो यहाँ पे हमारे पास कितने, डी में कितने होते हैं? डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एस में हमारे पास 1 होता है, पी में हमारे पास 3 होते हैं, एस में फिर से 1 ऑर्बिटल होता है, पी में हमारे पास 3 होते हैं, एस में 1 और यहाँ पे फिर से एस में 1। सबको ऐड कर दो, 5 5 और 1 6 6 3 9 9 और 1 10 10 और 3 13 14 एंड 15। टोटल हो गया हमारे पास 15 ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास। ये ऑर्बिटल्स गिने, डी में 5 ऑर्बिटल आते हैं, एस में 1 ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 आते हैं, एस में 1 आता है, पी में 3 आते हैं, फिर से एस में 1 और एस में 1। तो टोटल 15 ऑर्बिटल्स होंगे। 167 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारा 168 क्वेश्चन। Which one of the following shows the correct electronic configuration of the outer shell in inert gas? Inert gas के लिए कौन सी सही है? NS2 NP6। यही जो है वो बिल्कुल राइट कॉन्फ़िगरेशन है, यही होती है NS2 और NP6 जो है वो सभी नोबल गैसेस की यही कॉन्फ़िगरेशन होती है। P जो है वो फुली फिल्ड होता है। तो ये वाला तो सेकंड ऑप्शन तो गलत था, यहाँ पे भी ये फुली फिल्ड नहीं है, यहाँ पे भी ये फुली फिल्ड नहीं है, तो ये गलत है। तो जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 और NP6। नेक्स्ट है हमारे पास 169 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F3 पॉजिटिव आयन इज। हमें F3 पॉजिटिव आयन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आयरन जो होता है वो हमारे पास 26 नंबर पे आता है। इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, आर्गन पे 18 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s 2 में 20 हो गया। अब बचा हमारे पास 3d
6 ये होगी हमारे पास आयरन की। लेकिन हमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, Fe3 पॉजिटिव की निकलने, और हमें हमेशा याद रखना कि आउटर वाले जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब कि S के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पहले निकलेंगे, उसके बाद यहां से जाएगा। तो मतलब कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन S वाले तो चले जाएंगे और यहां से एक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d5। तो यहां से गए और एक यहां से गया, टोटल 3 निकालने थे। 4s जो है वो आउटर है। अगर मैं न्यूक्लियस के ऑर्बिटल बनाना शुरू करूं तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, इसके बाद जाके 3 होगा और उसके बाद जाके 4 होगा। तो 4 सबसे बाहर आएगा, इसी कारण 4 में से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेंगे। तो पहले 4 में से निकलेंगे, फिर 3 में से निकलेंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d5। 169 का जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 170 क्वेश्चन। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द निकल 2 पॉजिटिव 28 के लिए जो है वो 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, S में से निकलेंगे। तो S वाले जो है वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन सी ही बचा। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s2 वाले ही निकलेंगे। 4s के अंदर जोन से भी 2 इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकल जाएंगे, मतलब कि 4x नहीं होगा। तो यहाँ पे भी 4s था, यहाँ पे भी 4s था, यहाँ पे भी 4s था, लेकिन इसमें नहीं है, तो यही वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। ऑक्सीजन के OF2 में ऑक्सीजन की जो है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगर हम इसको देखेंगे तो फ्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, 2 फ्लोरीन लगी है, तो मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज है, 2+ का, तभी ओवरऑल न्यूट्रल बनेगा। इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, 2 लगे हैं तो -2 है, मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर +2 का चार्ज होना चाहिए। ऑक्सीजन में वैसे कितने होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब कि ऑक्सीजन के पास अब कितने बचे हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसके लिए 2 4 6, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। 171 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है, क्योंकि अब हमें O2 पॉजिटिव का निकालना था। O2 पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि ये पूरा एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर हम OF2 की बात करें तो ये पूरा न्यूट्रल है, और F के ऊपर जो है वो -1 का चार्ज होता है। यहाँ पे 2F लग गया, मतलब कि हमारे पास -2 चार्ज है। अगर हमें बैलेंस करना चाहते हैं तो हमारे पास +2 भी होना चाहिए, और वो +2 कौन कैरी करेगा, वो हमारा ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर +2 का चार्ज है, और उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 2 चले गए हैं तो बचे 6 हैं, तो 2 4 6, इसी में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन एटम। इसमें से कौन सी जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये वाली पॉसिबल है। सेकंड ऑप्शन जो है वो पॉसिबल, वो भी पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे पास 1 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो पहले से ही जो है वो px में पेयर कर दें, जो कि हुंस रूल को वॉयलेट कर रहा है। हुंस रूल के अकॉर्डिंग जो है पेयर नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए जो है वो 172 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, क्योंकि ये हुंस रूल को वॉयलेट कर रही है। हुंस रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 173 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डाई पॉजिटिव आयन M2 positive is 2 4 16 and its mass number is 56. The number of neutrons present in, हमें बताना है कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाई पॉजिटिव आयन की दी गई है, मतलब कि ये होगी हमारे पास 2 + 8 10 10 प्लस ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। तो मतलब कि टोटल में इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे, टोटल पहले थे इसमें 26। अब इसमें इसका मास जो है वो कितना 56 में से हमें 26 माइनस करना है, तो बचेगा हमारे पास 30। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। 173 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के लिए। यहाँ पे जो है वो हमारे पास 24, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो 26 हो गया। 26 को 56 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि मास नंबर जो है वो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास 26 है, तो 26 को 56 में से माइनस करना है हमें। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर H पॉजिटिव इज, H पॉजिटिव की क्या होगी, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी चला गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s0।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन क्या होता है? H नेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, पहले उसके पास एक था, एक और ले लिया, मतलब कि उसके पास दो हो गए हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा 1s2। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द क्रोमियम इज। क्रोमियम जो है वो हमारे पास एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 और 3d5। तो ये भी 5 अनपेड और ये भी एक अनपेड, तो टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा, 176 के लिए ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम कॉपर। कॉपर पॉजिटिव, कॉपर क्रोमियम जो है वो दोनों ही एक्सेप्शनल बिहेवियर को शो करते हैं। जो कॉपर की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s1 एंड 3d10। क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, ये वाले जो है वो फुली पेड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे तो इसमें कोई भी अनपेड नहीं है। 177 का ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। अगर हमारे पास सिर्फ कॉपर में पूछा जाता कि कॉपर में कितने अनपेड है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है, लेकिन यहाँ पे कॉपर प्लस था, वही एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेड था वही निकल गया, पीछे सारे के सारे जो है वो पेड बचे हैं, इसलिए इसमें जो है वो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। किसके पास जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो कॉपर 2 पॉजिटिव, इसमें इसके पास सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम क्रोमियम 3 पॉजिटिव की करें, क्रोमियम के पास कितने होते हैं? टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकल गए हैं तो पीछे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे? पीछे इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे। निकल 2 पॉजिटिव, निकल जो होता है वो हमारा 28 पे आता है, 28 हमारे पास जो है वो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें भी। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें 2 होते हैं। और आयरन के केस में हमारे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 178 का मैक्सिमम नंबर ऑफ बताना था तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट होगा। Fe3 पॉजिटिव 26 होता है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 एंड 3d6। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बाकी पीछे 5 बचेंगे और पांचों के 5 जो होंगे वो अनपेड होंगे, इसलिए इसके पास जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट है 179 विच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट हमारे पास 179 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेड। किसमें जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे? एटॉमिक नंबर हमारे पास है 22 में जो है वो अनपेड रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन कौन सा होता है? नाइट्राइड आयन होता है हमारे पास N3 नेगेटिव, तो इसमें जो है वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, तो हमारा ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। नाइट्राइड आयन में सभी के सभी आयन्स जो होते हैं वो सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 180th क्वेश्चन। स्टेटमेंट है द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन इन द क्रोमियम। क्रोमियम का जो 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? आर्गन 18 पे जो है वो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन बंद होती है, उसके बाद जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, तो उसका जो 19th इलेक्ट्रॉन है वो 4s में जाएगा। तो 4s के लिए हमारे पास n की वैल्यू 4 हो जाएगी, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, तो ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतनी। नेक्स्ट 181 से जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।